वेलकम टू ई ज्ञान सागर एकेडमी, रांची, झारखंड। माई सेल्फ श्याम कुमार। आज हम लोग झारखंड में आयोजित आगामी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पीजीटी 10+2 विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर वॉल्यूम 2 के अंतर्गत हम लोग आज पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस पर महत्वपूर्ण अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वॉल्यूम 1 के अंतर्गत हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में ये देखा था कि झारखंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन में इतिहास विषय को रुचिपूर्ण बनाकर कैसे उसकी तैयारी किया जाए। क्या इतिहास केवल तथ्यों या आंकड़ों का संकलन है, या क्या इतिहास केवल कंसेप्ट या अवधारणाओं का एक महत्वपूर्ण पाठ है, या इतिहास के अध्ययन में ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा वॉल्यूम 1 यानी कि पार्ट 1 में पिछले क्लास में हो चुकी थी। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वॉल्यूम 2 या पीजीटी हिस्ट्री के इस सेक्शन में हम लोग पीजीटी इतिहास के सिलेबस के महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करेंगे, और ये भी बताया जाएगा कि इतिहास का सिलेबस भास्ट होते हुए भी उसकी तैयारी किस रूप में किया जाए, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से मैक्सिमाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इन सारी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज पार्ट 2 पीजीटी हिस्ट्री या वॉल्यूम 2 के सेशन का नाम है पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस के महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा। सबसे पहले ही मैं बता दूं कि झारखंड पीजीटी या 10+2 झारखंड पीजीटी या 10+2 जो टीचर की आगामी एग्जाम्स होने वाली है, और जैसा कि झारखंड सरकार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया है, उन समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी सूचनाएं हम तक पहुंची है उसको आधार बनाकर देखा जाए, और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साइट में जो पीजीटी हिस्ट्री की सिलेबस दी हुई है और जिस सिलेबस के आधार पर अभी तक झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की परीक्षाएं हो चुकी है, और उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के नेचर और या उसकी प्रकृति या स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सिलेबस की संपूर्ण तैयारी किस प्रकार किया जाए। तो टोटल अगर देखा जाए तो 4 सेक्शन इस पूरे सिलेबस में है, केवल 4 सेक्शन, यानी कि 4 सेक्शन से ये बना है, 4 सेक्शन। इसमें पहला है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में अगर देखा जाए तो टोटल 10 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और ये शुरू होता है
सोर्सेस एंड अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री से भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत और स्रोतों के साथ भारत का प्रारंभिक जो इतिहास है उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण अप्रोचेस हैं, जैसे कि इतिहास लेखन की मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इतिहास लेखन की पूंजीवादी दृष्टिकोण या इतिहास लेखन की साम्राज्यवादी दृष्टिकोण या इतिहास लेखन की सबाल्टर्न मेथड जो मैंने कल चर्चा की थी, जिसे प्रसिद्ध आधुनिक भारत के इतिहासकार रंजीत गुहा ने आगे बढ़ाया है। और कार्ल मार्क्स से लेकर कई ऐसे मार्क्सवादी हुए जो इतिहास की व्याख्या उत्पादन प्रणालियों के आधार पर प्रस्तुत किया है। झारखंड पीजीटी की सिलेबस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक पहलू यह है कि इसका सेक्शन डी जो है वो टोटली पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड चैप्टर से भरा हुआ है। यानी कि इतिहास विषय लेकर 10+2 परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर उसका कमांड हो। इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला चैप्टर सोर्सेस। अब सोर्सेस में आप देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत है। अब साहित्यिक स्रोत के भी कई पार्ट हैं। धार्मिक साहित्य है तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, पुराण है। तो ये सारे साहित्यिक स्रोतों में आते हैं। इसे मान लिया जाए एक सिंपल क्वेश्चन इस टॉपिक से किया जाए तो भारतीय इतिहास का प्रथम साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। लेकिन ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल जब हम लोग आते हैं, हम लोग उत्तर वैदिक काल आते हैं तो देखते क्या हैं कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद के साथ साथ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण के साथ साथ पूरा तात्विक प्रमाण भी मिलने लगते हैं। जैसे कि मृदभांड के रूप में चित्रित धूसर मृदभांड का मिलना, जो आर्यों के अस्थायी जीवन की ओर संकेत करता है, और उसकी साहित्यिक पुष्टि शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता से किया जाना, जिसमें जंगलों को साफ करके उन्हें खेती योग्य बनाए जाने का विवेचना प्रस्तुत किया गया है। तो साहित्यिक स्रोत हो या पूरा तात्विक स्रोत हो, अगर हम पूरा तात्विक स्रोत की बात करें तो उनमें सबसे प्रमुख अभिलेखों को माना गया है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि पूरा तात्विक स्रोतों में सबसे अधिक प्रामाणिक, ऑथेंटिक किसको माना जाता है? सिक्कों को, स्मारकों को, या अभिलेखों को, या मृद भांडों को? तो हमारा आंसर अभिलेख या इनस्क्रिप्शन होता है। अब मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इनस्क्रिप्शन देख रहे हैं, यानी कि अभिलेख देख रहे हैं। अभिलेख, तो अभिलेख का एक अलग इतिहास है। जैसे कि कुछ पर चर्चा करना यह संभव है क्योंकि पूरी सिलेबस पर डिस्कशन एक सेशन या एक क्लास में संभव नहीं है। इसे हम आगे की क्लास में भी जारी रखेंगे, लेकिन सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के पैटर्न पर चर्चा करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन के तैयारी और इस परीक्षा में सफलता के लिए। अभिलेखों की अगर हम बात करें तो ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास सेंट्रल एशिया से प्राप्त बोगच कोई अभिलेख से प्रारंभ होता है, जिसमें ऋग्वैदिक 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का।
इसमें इंद्र को पुरंदर कहा गया है, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, और नासत्य अश्विनी कुमार है जो चिकित्सा का देवता है। अगर हम लोग विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो ईरान में हखमनी साम्राज्य के अंतर्गत डेरियस प्रथम, जिसे भारतीय इतिहास में दारा प्रथम कहा गया है, उसके अभिलेखों से अभिलेखों का इतिहास शुरू होता है। उनके 3 प्रमुख अभिलेख है, नक्शे रुस्तम, बेहस्तून और मार्कोपोलस। ये 3 अभिलेख डेरियस प्रथम के हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय इतिहास में आते हैं तो अभिलेखों का इतिहास की शुरुआत होता है सम्राट अशोक से, क्योंकि सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। अब अशोक के अभिलेखों से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल या पिछले विगत वर्षों में पीजीटी हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब अशोक के अभिलेख से 2-3 चीजें मैं बताता हूं, जैसे कि अशोक का अभिलेख किस सामान्य भाषा में लिखा गया है, ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये बलुआ पत्थर बनारस के चुनार से आता था, अशोक की एकमात्र पत्नी जिसका उल्लेख अभिलेखों में हुआ है कारुवाकी है, एकमात्र पुत्र अशोक का जिसका उल्लेख अभिलेखों में हुआ है उसका नाम तीवर है, उसके 2 भाई सुमन और बिकता शोक का उल्लेख उसके अभिलेखों में हुआ है। अशोक के 6ठे अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और कलिंग युद्ध के परिणाम का उल्लेख उसके 13वें अभिलेख में हुआ है। अशोक का नाम उसके अभिलेखों में सामान्यता देवाना पिया या पियादस्सी के रूप में हुआ है, लेकिन अशोक का नाम अशोक गुर्जरा मास्की जैसे अभिलेखों में मिलता है। अशोक के दूसरे अभिलेखों में दक्षिण के राज्यों का उल्लेख है। अशोक के 13वें अभिलेख में 8वीं जातियों का उल्लेख है। तो अशोक के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ ऐसे भी अभिलेखों से इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सीधे क्वेश्चन आते हैं, जैसे भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कब का है और किन शासकों के समय का है। भूमिदान के बाद हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कब का है, उस अभिलेख का नाम क्या है, वो किस शासक के समय अभिलेख लोकप्रिय हुआ। और ये भी अभिलेख में इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें पहली बार संस्कृत का प्रयोग हुआ। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीजीटी हिस्ट्री लेकर तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कालक्रम में सजाने और मैच द फॉलोइंग टाइप के भी क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं, जैसे कि पहले वेदों की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मणों की रचना हुई, उसके बाद आर्यनक की रचना हुई, उसके बाद उपनिषदों की रचना हुई। इसका एक क्रम है, उस क्रम को एक क्रोनिकल स्टेज में सजाने के लिए भी क्वेश्चन आता है। वो 4-5 दे देगा और कहेगा इसका सही क्रम क्या है। यही बात साहित्यिक स्रोत के साथ भी है। अब यहां पे फर्स्ट सेशन में यानी कि फर्स्ट सेक्शन में जो सोर्सेस एंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री से शुरू होता है और यह समाप्त होता है थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, यानी कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास का सांस्कृतिक पाठ, जिसमें भाषा, साहित्य का विकास, कला संस्कृति के अलावे वास्तुकला, मेजर फिलोसॉफिकल थिंकर्स एंड स्कूल्स यानी कि विचारधारा, आइडियाज इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये 10वां चैप्टर है।
यानी कि 1 से लेके 10 चैप्टर आपके सेक्शन ए में शामिल है। और दूसरा जो हमारा चैप्टर है अर्ली पेस्ट्रोल एंड एग्रीकल्चरल कमिटीज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि प्रारंभिक कृषि व्यवस्था के जो हमारे पास पूरा तात्विक प्रमाण है। अब हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में केवल 24 स्थानों में कृषि शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में एकमात्र अनाज यव का उल्लेख हुआ है जो जौ है। ऋग्वैदिक यज्ञों में जौ या यव की आहुति दिए जाने का वर्णन हुआ है कि जैसे हम लोग ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के अंत की ओर आते हैं 600 ईसा पूर्व, तो देखते हैं हम लोग कि नगरीकरण का दूसरा फेज शुरू होता है। सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है जो आहत या पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, जो चांदी के बने होते थे। इसके अलावा गंगा यमुना के द्वाब के मैदानी भाग से लोहे के प्रयोग के पुरातात्विक प्रमाण मिलने लगते हैं। सिक्कों का प्रचलन होने से मुद्रा प्रणाली का विकास हो जाता है। भूमि का महत्व तो बढ़ जाने के कारण 16 महाजनपदों का उदय हो जाता है, जिसकी साहित्यिक पुष्टि होती है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों से, जैसे अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। तो ये सारी चीजें, मेरा कहने का तात्पर्य है कि 10 चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन 10 चैप्टर के अंदर भी कई ऐसे सेक्शंस हैं और उन सेक्शन के आधार पर हम ये भी देखें कि किस सेक्शन के किस चैप्टर से मैक्सिमाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सोर्स की बात करें तो अगर सोर्स से मान लिया जाए कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, तब देखेंगे कि लिटरेचर सोर्स से 1 क्वेश्चन पूछेगा तो अभिलेखीय स्रोतों से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज्यादा जोर आपको अभिलेखीय स्रोत में देना है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में देखा जाए तो अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक है, मूर्ति कला है, मंदिर कला है, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब मान लीजिए कि मंदिर कला हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। अब इन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं, किन शासकों के समय इन विशेष प्रकार के मंदिरों की शैली का विकास हुआ, और नागर शैली के इंपॉर्टेंट मंदिर, द्रविड़ शैली के इंपॉर्टेंट मंदिर और बेसर शैली के इंपॉर्टेंट मंदिर, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण के पल्लव शासकों के समय हुआ, चोलों और राष्ट्रकूटों ने उसे आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश का एलोरा मंदिर या एलोरा का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। नागर शैली में निर्मित मंदिरों में झांसी के देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर को एक उत्कृष्ट मंदिर के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। और बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों की राजधानी महोबा और खजुराहो में निर्मित किए गए, जिनमें कंदरिया का महादेव मंदिर सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। उसी तरह मूर्ति निर्माण की शैली देखा जाए तो इसमें भी गंधार शैली के साथ साथ मथुरा शैली और दक्षिण के अमरावती शैली। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो भारतीय इतिहास के कल्चर के पार्ट हैं। अब तीसरा चैप्टर से आपका हड़प्पा सभ्यता शुरू होता है, इंडस सिविलाइजेशन। अब इंडस सिविलाइजेशन हम चैप्टर खोले तो पढ़े क्या? अगर हम लोग मान लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिलेबस पहले देखिए कि सिलेबस क्या बोलता है। सिलेबस बोलता है इसका ओरिजिन पढ़िए आप। ओरिजिन का मतलब क्या है? उत्पत्ति। अब हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न राय क्या है, जैसे कि सर जॉन मार्शल, चार्ल्टन गाइल्ड, मार्टिन व्हीलर,
जैसे विद्वान क्या मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। ये ओरिजिन से जुड़े हुए चीजें हैं। इसके अलावे एक पार्ट बोलता है इसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब प्रकृति हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति का मतलब हो गया कि समस्त हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, हड़प्पा सभ्यता की लिपि हो, स्क्रिप्ट हो, या हड़प्पा सभ्यता का समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से संबंध हो, महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थलों की खोज हो, खोज किसने किया, वो हड़प्पाई स्थल किस राज्य में स्थित है। जिसे क्वेश्चन के तौर पे मैं बता रहा हूं, कल भी चर्चा हुई थी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शहरीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगन से मिला है। या विशाल स्नानागार हुआ, अन्ना कोठार हुआ, पशुपति की आकृति हुई, कांसे की नर्तकी है, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से मिली है। जैसे कि जोते हुए खेत का प्रमाण, एक साथ 2 फसल उपजाने का प्रमाण, चावल का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला, मनके बनाने के कारखाना कहाँ कहाँ थे, किनकी पहचान बंदरगाह के रूप में, किनकी पहचान औद्योगिक नगर के रूप में की गई है, ये सारा नेचर में आ जाएगा। और एक बोलता है डिक्लाइन, यानी कि पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों की क्या राय है। जैसे मार्शल ने बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण माना, डेल्स ने भूकंप को माना, फेयर सर्विस ने प्राकृतिक संतुलन को बिगड़ जाने को माना। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आप सिलेबस में जाके देखिए और देखिए कि ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही 3 टॉपिक पर ही आप अपना सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। इसी तरह आप हर टॉपिक के साथ कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन पर हम लोग हर दिन अलग अलग सेक्शन पर चर्चा करेंगे। हमारा चौथा टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन इन इंडिया, यानी कि 2000 से 500 बीसी के बीच। अब 2000 से 500 बीसी के बीच का मतलब हो गया कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर लगभग उत्तर वैदिक काल तक जो भी भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है, सामाजिक जीवन है, पूरा तात्विक प्रमाण है, इसके संदर्भ में इस पूरे इतिहास के कालक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे कि पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, जीवन कैसे अस्थायित्व प्रदान किया, इस पूरे काल की इकोनॉमी सिस्टम क्या थी, सामाजिक संगठन कैसा था। हम सामाजिक संगठन पढ़ रहे हैं मान लिया जाए तो क्या पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, वर्ण संकर क्या था, विवाह के प्रकार क्या थे, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, दास प्रथा की स्थिति कैसी थी, दासता से मुक्ति का प्रावधान सबसे पहले किसने दिया, किसने शूद्रों को कृषक कहा। इस तरह की चीजों से क्वेश्चन आते हैं। 5वां जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्शन फर्स्ट का, वो है इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि उत्तरी भारत का जो इतिहास है उसका समाज और संस्कृति का विकास कैसे हुआ। इसमें एविडेंस ऑफ वैदिक टेक्स्ट्स और सम इतिहास टू शूद्रास, यानी कि उत्तरी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत हमें उन प्रमाणों के आधार पर अध्ययन करना है जो वैदिक साहित्यिक स्रोत में उसका वर्णन मिलता है। और खास तौर से, ठीक है, मतलब कि
इसका जो सूत्र है, यानी कि धर्म सूत्र युग जो है, सूत्र काल, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों की सबसे दयनीय स्थिति इतिहास के किस काल में थी, तो सूत्र काल में थी, यानी कि धर्म सूत्र काल में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जो आपका छठा चैप्टर है, टीचिंग ऑफ महावीरा एंड बुद्धा, यहां से महावीरा और बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलू, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं और उनके समकालीन जो सामाजिक स्थिति है, और साथ ही साथ स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन, राज्यों का निर्माण, जिसमें 16 महाजनपद पढ़ना है, विशेषकर मगध साम्राज्य की स्थापना, और साथ ही साथ शहरीकरण या नगरीकरण का विकास कैसे हुआ। नगरीकरण का विकास का फर्स्ट फेज कहाँ है? फर्स्ट फेज है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड फेज है आपका 600 ईसा पूर्व जो जैन बौद्ध धर्म का फेज है, या 16 महाजनपदों का फेज है, या मगध एम्पायर का फेज है आप कहिए। तो ये सारी चीजों को हम लोग को देखना है। अब जैन बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो जैन और बुद्ध का जीवनी से जुड़े इंपॉर्टेंट पहलू तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि महावीर जैन और महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं और उपदेशों का हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लें, एक तुलनात्मक अध्ययन कर लें। इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि आत्मा, 2 वर्ड है, आत्मा, और एक वर्ड है पुनर्जन्म, रीबर्थ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब इन दोनों चीजों पर महावीर जैन और महात्मा बुद्ध का अगर हम उसके फिलॉसफी का कंपैरेटिव स्टडी करें तो क्या देखते हैं कि आत्मा को जैन धर्म स्वीकार करता है। वह यहां तक कहता है कि निर्जीव पदार्थों में भी आत्मा है, जबकि महात्मा बुद्ध ने या बौद्ध धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। एक अंतर हो गया ना। अब पुनर्जन्म की बात करते हैं तो पुनर्जन्म पर दोनों विश्वास करते हैं, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न अलग है, जैन धर्म में त्रिरत्न अलग है। अब जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में मुख्य तौर से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थंकर 24वां महावीर जैन को पढ़ना है। तो महावीर जैन हमारे सिलेबस में ही है। अब महावीर जैन पार्श्वनाथ के 4 जैन धर्म के आर्य सत्य में 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य। तो कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करते हैं कि आत्मा के संबंध में महात्मा बुद्ध की क्या राय थी, महावीर जैन की क्या राय थी, पुनर्जन्म के संबंध में बुद्ध की राय क्या थी, महावीर जैन की क्या राय थी, ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में दोनों में क्या समानताएं थी, हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में दोनों के विचार क्या थे। जहां महात्मा बुद्ध ने हिंदू जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की, वहीं जैन धर्म हिंदू वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से बचा। इसके कारण भारत से बौद्ध धर्म के पांव उखड़ गए, लेकिन जैन धर्म यहां अस्थायी तौर पर बस गया। जैन धर्म ने हिंदू देवी देवताओं की निंदा नहीं की, केवल उसे जैन जो जीन होते हैं, यानी कि जीन देवता या देवी, उनसे नीचे रखा गया उनको। साथ ही साथ दोनों के जो प्रमुख उपदेश है उसका तुलनात्मक अध्ययन, दोनों के जो दर्शन हैं उनके कंपैरेटिव स्टडी अगर आप इस तरह अध्ययन करते हैं तो जैन और बौद्ध से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। उसके बाद 7वां चैप्टर उसी से जुड़ा हुआ है। 16 महाजनपदों में जो एक मगध साम्राज्य बना, मगध साम्राज्य में हम अगर देखें तो बिंबिसार से लेकर अंतिम शासक नंदवंश का धनानंद तक पढ़ना है। धनानंद भारतीय इतिहास में इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वह नंदवंश का अंतिम शासक था। धनानंद इतिहास में 2 कारणों से इंपॉर्टेंट है। एक कारण तो है कि उसके समय ही सिकंदर ने 326 बीसी में मगध पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। और दूसरा कारण
कि धनानंद को पराजित करके ही चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला टॉपिक इसी 7th चैप्टर में मौर्यन एम्पायर है। और मौर्यन एम्पायर में मैंने शुरू में बताया कि अशोक के अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलेबस में भी इंडिकेट कर दिया कि अशोक के अभिलेख और इसके धम्म नीति और मौर्यन जो स्टेट था उसको पढ़ना है। सच पूछा जाए तो सिलेबस भास्ट या व्यापक दिखता जरूर है, लेकिन सिलेबस को सामने रखकर अपनी तैयारी की रूपरेखा बनाई जाए और एक रणनीति के अंतर्गत सिलेबस के सारे पार्ट की तैयारी किया जाए तो कम समय में बहुत बेहतर तरीके से पीजीटी 10+2 परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। इसी प्रकार आपका 8वां जो चैप्टर है सेक्शन 1 का वो मौर्योत्तर काल है, पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब पोस्ट मौर्यन एम्पायर कहने से ही हमारे जेहन में कुछ बातें उठकर आ जाती है। इसी समय इंडो ग्रीक, पार्थियन, सिथियन और कुषाणों का शासन जो विदेशी शासक के रूप में आते हैं, और एक तरफ सुंग, कन्नौ, सातवाहन व कटक राज्य दिखाई देता है दक्कन में। सिलेबस कहता है कि पोस्ट मौर्यन एज में हम लोगों को पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, रिलीजन एंड तमिलहाम इट्स सोसाइटी यानी कि तमिल संगम जो एज है उसको मुख्य तौर से जगह दिया गया है। 9th चैप्टर है इंडिया इन द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि मध्य भारत में जो सामंती व्यवस्था है जिसका उल्लेख आर.एस. शर्मा ने किया है, और पॉलिटिकल राजनीतिक परिवर्तन, इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल और रिलीजन को पढ़ना है। पूरा गुप्ता पीरियड भागवत या वैष्णव धर्म के उत्थान का इतिहास है, क्योंकि उनका खुद का राजकीय चिन्ह गरुड़ था जो विष्णु का वाहन था। सबसे पहले विष्णु के 10 अवतार की लोकप्रियता गुप्त काल में ही मिली। सबसे पहले 10 अवतार मंदिर गुप्त काल में ही बना, जो झांसी के देवगढ़ में स्थित 10 अवतार मंदिर है। इसी प्रकार सेक्शन 1 का, सेक्शन ए का जो अंतिम चैप्टर है वो है थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में भाषा का विकास, साहित्य का विकास, साथ ही साथ आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला या निर्माण कला, मेजर फिलोसॉफिकल थिंकर्स जैसे कि आर्यभट्ट है, चाणक्य है, चरक है, नागार्जुन है, इनके महत्वपूर्ण विचार और विभिन्न विचारधारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ आर्यभट्ट, भास्कर जैसे गणितज्ञ या फिर ब्राह्महिर जैसे ज्योतिषाचार्य का वर्णन इस पाठ को इंगित करता है। अगर पूरे सिलेबस का डिस्कशन किया जाए तो ये एक सेशन में संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग या नेक्स्ट सेशन में हम लोग कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पीजीटी 10+2 की जो आगामी झारखंड में परीक्षा होने वाली है उसके सारे सिलेबस के संपूर्ण सेक्शन पर हम लोग चर्चा करते हुए ये देखेंगे। थैंक यू।